Hello everyone, good morning and welcome back to the Juve9's at Juve9 Facebook लाइव ट्रेनिंग सेशंस। और आज हम बात करने वाले हैं अगेन वन ऑफ सच क्यूरियस टॉपिक बाय द पीपल, क्योंकि उन्हें बहुत इंटरेस्ट होता था इस बारे में जानने के लिए। तो देयर इज़ अ टॉपिक विद दिस टुडे विद मी एंड हम उसके बारे में आज बात करेंगे। बट बिफोर देन दैट आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट माई सेल्फ। दिस इज़ अनु नारंग and I'm from BTech Biotechnology and MBA in Pharmaceutical Industries. I belongs to Rohtak और मुझे यहाँ पर बिकॉज ऑफ बीइंग मेडिकल बैकग्राउंड, बिकॉज ऑफ बीइंग बायोटेक बैकग्राउंड, आई एम वर्किंग एज अ ट्रेनर इन द जुवेनाइल फैमिली। काफ़ी क्यूरियस रहते हैं ना लोग मेरे एजुकेशन को लेके। बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के मन में कि ये ट्रेनर तो हैं, इनका क्या बैकग्राउंड है, ये क्या करती हैं, एक्चुअल में इनका क्या रोल है, एक्चुअल में इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सो देयर इज़ एन आंसर फॉर यू गाइज। आई एम totally from biological background and that's why I'm able to handle this post as well and I'm doing as a quite product trainer। और मैं एक चीज़ आप लोगों से शेयर कर दूँ कि चीज़ पे क्या, देयर इज़ ए कोड, सम डिजीजेज यू डोंट वांट टू गेट बिकॉज दीज आर फेटल। कुछ बीमारियां आप इसलिए नहीं चाहते हो कि आपके शरीर के अंदर हो क्योंकि वो आपकी जान ले सकती हैं। एंड सम डिजीजेज यू डोंट वांट टू गेट बिकॉज यू फील एम्बैरेस्ड टू सेक एनी एक्सपर्ट एडवाइस और एनी मेडिकल अटेंशन टूवर्ड्स दैट प्रॉब्लम। दैट मीन्स कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो आपके लिए जानलेवा साबित होती है, इसलिए आप नहीं चाहते हो कि आपको वो बीमारियां हो। बट सम डिजीजेज, सम जो इश्यूज हैं या कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो आप इसलिए चाहते हो कि आपको ना हो ताकि आपको उसका मेडिकल एडवाइस ना लेना पड़े, किसी से भी कोई मेडिकल अटेंशन आपको उसके लिए ना लेनी पड़े, आप फ्री ऑफ दैट रहे बिकॉज ऑफ फीलिंग एम्बैरेस्ड टू दैट सिचुएशन। ऐसी एक चीज़, एक ल्यूकोरिया के बारे में मैंने जब किया था सेशन, तो वन टाइप ऑफ डिजीज इज दैट एंड अदर टाइप ऑफ डिजीज आज मैं बात करने वाली हूँ विच इज पाइल्स। अगेन दिस इज सम सॉर्ट ऑफ एम्बेरसिंग सिचुएशन। ये भी एक तरीके का ना एम्बेरसमेंट टैग लिए हुए है पाइल्स की सिचुएशन जो है अपने साथ में, कि किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और किस तरीके से हम लोग बताएंगे कि मेरे को इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है या मेरे एनएस के अंदर में मसा हुआ है या मेरे को ब्लीडिंग हो रही है, या इस तरीके की चीज़ें कैसे हम बताएंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जैसे जो स्टैंडिंग पोजिशन प्रोफेशंस होते हैं, जैसे कि पुलिसमैन है या ट्रैफिक पुलिस होती है या टीचर्स होते हैं या कंडक्टर्स होते हैं, दे आर एक्चुअली फेसिंग दिस। उन लोगों में तो बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा उन्हें डर लगा रहता है इस प्रॉब्लम को कैसे शेयर किया जाएगा और इस प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे मिलेगा। बट दिस प्रॉब्लम कैन बी एक्चुअली फेटल, जानलेवा भी हो जाती है अगर आप उसको सही तरीके से शेयर करके उस चीज़ को समझ करके क्योर करने की कोशिश ना करें। ऑलमोस्ट 10 मिलियन लोग इंडिया के अंदर इसी सिचुएशन से ग्रस्त हैं। एक ऐसी एम्बैरसमेंट का शिकार मानते हैं वो खुद को, जिस एम्बैरसमेंट से वो बाहर नहीं निकलना चाहते या वो निकल नहीं पाते या फिर उन्हें इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि इस चीज़ से कैसे बाहर निकला जाए। आई डोंट नो। 10 मिलियन में से वन थर्ड या एक तिहाई लोग ऐसे लोग हैं जिनको बहुत एम्बैरेसिंग लगती है ये सिचुएशन। उन्हें ऐसा लगता है कि हमें नहीं जाना डॉक्टर के पास, वी वॉन्ट शेयर एनीथिंग अबाउट दिस। हम क्यों बताएं ये चीज़ के लिए, ऐसा क्यों होता है, उसके लिए भी हम कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार हैं। ये कैसे हम जिम्मेदार हैं ये भी चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो ये एक एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोगों से शेयर होगा। बट बिफोर देन दैट एक बात बता दूं आपको, मोस्ट ऑफ द केस में ये सोचते थे पहले कि 35 के ऊपर का एज ग्रुप, जनरली 45 to 55 मोस्ट ऑफ द केसेस में पाइल्स उनको होता है, सिर्फ बवासीर सिर्फ उनको होती है जिनका 40 से 45 साल की एज है, और बवासीर गिने चुने लोगों को होती है। एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि जो हेमरॉइड्स होते हैं या भगंदर जिसको आप कहते हो या फिस्चुला, नंबर ऑफ टर्म्स यूज होते हैं इसके लिए। ये एक्चुअल में ना हेमरॉइड्स हर किसी के अंदर होते हैं, लेकिन ये जब फूल जाते हैं, जब इनमें स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब वो अनवियरेबल सिचुएशन में आ जाते हैं और तब उस प्रॉब्लम को आप बवासीर का नाम दे देते हो, जिससे कि खून आ रहा है, मस्सा है, आपको इस चीज़ का दुख है कि मेरे को इस तरीके की सिचुएशन का सामना करना पड़े। नंबर ऑफ मैं कोड्स इस चीज़ के लिए देखते हो, एक टीके में जड़ से ख़त्म, एक दिस में दिस जड़ से ख़त्म, ये सारे के सारे कोड। मैं इनफैक्ट रेलवे में ट्रैवल करने ना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ही मेरे को यही लगती है कि जब भी जाओ ना रेलवे में ट्रैवल कर रहे हो तो खेतों की दीवारों पे, घरों के बाहर किसी तरीके से हर जगह पे, और स्पेसिफिकली
एरियाज के अंदर जब रेलवे स्टेशन में आप एंटर करने वाले हो तो ना उनकी दीवारों को तो इसी चीज की एडवर्टीजमेंट बना दिया जाता है कि वहां पे यही लिखा होगा, बवासीर एक टीके में जड़ से खत्म, बवासीर एक टीके में जड़ से खत्म, बवासीर की सर्जरी ये, बवासीर के लिए ये व्यक्ति, आप इससे संपर्क करें। पूरा का पूरा रेलवे ट्रैवल जो मेरा जाता है, मैं यही चीज़ें ऑब्जर्व करती रहती हूँ। कोई भी स्टेट और कोई भी शहर, कोई भी मुझे प्लेटफॉर्म ऐसा मिला ही नहीं कभी जिसकी दीवारों पर एंट्री करने से पहले या बाहर निकलने से पहले मुझे ये चीज़ देखने को ना मिले। सो दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। जबकि लोग प्रमोट कर रहे हैं सही तरीके से, दीवारों के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि एक टीके में जड़ से खत्म, मतलब दैट मीन्स दैट मेक सम सेंसेस कि बवासीर इज ट्रीटेबल, क्योरेबल, इजीली इसको ट्रीट कर सकते हैं, इजीली उसको क्योर कर सकते हैं। बट द मेजर सिचुएशन इज कि यहाँ पे जब टीनेजर्स की जब बात आती है ना, तो टीनेजर्स क्वाइट ईगोइस्ट होते हैं ऐसे मामलों के अंदर शेयर करने के लिए चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए और इस प्रॉब्लम का शिकार ना ऐसे भी बच्चे होते हैं जो मतलब 17 एज ग्रुप, 20 एज ग्रुप, और नंबर ऑफ रीजंस होते हैं इसके। और शहरों में मैक्सिमम टाइम, शहरों में आपको ज़्यादातर ये बात सुनने को मिलती है कि शहरों में ये समस्या आपको ज़्यादा देखने मिलेगी। रीज़न बिहाइंड दिस इज बैड लाइफस्टाइल, और कुछ नहीं, बैड लाइफस्टाइल इज द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड दिस। जहाँ पे आप ये सोचते हो कि मेरे पास में फास्ट फूड का, अब ये बैड लाइफस्टाइल भी कैसे, कुछ बैड लाइफस्टाइल तो इंटेंशनली है, कुछ बैड लाइफस्टाइल ना लक ने हमें दिया हुआ होता है। कैसे? अब एक एज ग्रुप, मान लीजिए कोई कॉलेज गोइंग ग्रुप है और वो पीजीज में रहते हैं, तो ऑब्वियसली पीजी में उनको जो खाना मिला उन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, उन्हें वो खाना पड़ेगा, उन्हें बनाना आता होगा, दैट इज सुपर। अगर उनके पीजी में अलाउड नहीं है तब वो क्या करें, उस सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं? तो उस सिचुएशन में उनके पास में इस चीज़ को अंदर ले जाने के अलावा देयर इज नो सच ऑप्शन। या तो वो बाहर का खा ले जहाँ पे बहुत फास्ट फूड है और जहाँ पे हाईली प्रोसेस्ड ऑयल है, या फिर वो पीजी वाला खा ले जिसमें इतने मसाले और इतना सब कुछ है। और फिर बात आ जाती है उस प्रॉब्लम की, जिस प्रॉब्लम को वो शेयर करना पसंद नहीं करते। और शेयर ना पसंद करने का रीज़न कई सारे हैं। जैसे मुझे याद है जब हम कॉलेज में होते थे, तो कॉलेज में ना ऐसे एक्सपीरियंस बड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और जब हम उस सिचुएशन को देख चुके होते हैं, जब हमारे पास ऐसा पॉइंट आता है टू टॉक अबाउट दैट ना, तब सारे इंसिडेंट्स जुड़ कर आ जाते हैं कि वहाँ पे ऐसा देखा था, शायद ये हुआ होगा, वहाँ पे ये चीज़ देखी थी, क्या पता उस व्यक्ति को ऐसी समस्या और इसीलिए उसके साथ ऐसा सिचुएशन था। एग्जाम्पल के तौर पर अब आपको बताती हूँ, मान लीजिए एक लेक्चर चल रहा है, एक क्लास चल रही है, एक ऐसा मान लीजिए हम लोगों के टाइम पे, मेरे को जैसा याद आता है, बायोकेमिस्ट्री वाज बोरिंग सब्जेक्ट, बायोकेमिस्ट्री बहुत बोरिंग लगता था मेरे को। ये जो बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर जब हुआ करता था ना, हम लोग सो रहे होते थे, सब सो जाते थे। आई एम वाज ऑल्सो दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट, मैं भी थी ऐसी सी स्टूडेंट जो कुछ सब्जेक्ट्स के टाइम पे सो जाते थे, और मैं बायोकेमिस्ट्री के टाइम पे हर बार सो जाती थी। तो ये किसी और के साथ भी हो सकता है। एक सोने का रीज़न तो ऑब्वियसली ये हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है उस टॉपिक के अंदर, या आपको एकदम डिजास्टर लगता है वो सब्जेक्ट कि मेरे से नहीं होगा, तो इंटरेस्ट ही नहीं है तो सो जाना। अब कुछ केसेस ऐसे भी होते थे जहाँ पे ना अनईजी तरीके से स्टूडेंट्स बैठे होते थे, पीछे वाले जो बैक बेंचर्स हैं स्पेसिफिकली, उनके ऊपर भी मेरा ध्यान जाता है इस बात को लेके कि अनईजी तरीके से वो बैठे होते थे। टांगे उनकी सही जगह से बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, उनको टांगे एक जगह पे नहीं रखनी, उन्होंने हिलते रहना, सॉर्ट ऑफ दैट केस की मैं बात कर रही हूँ, जो हिलते रहेंगे, एक जगह पे टिक के नहीं बैठना। अब वो कैसे एक जगह टिक के बैठे ना, आज समझ में आता है कि वो कैसे एक जगह पे टिक के नहीं बैठते होते थे। आपकी जो पाइल्स की प्रॉब्लम है वो आपके रेक्टम में होती है, और रेक्टम इज द लोएस्ट बॉडी पार्ट ऑफ योर बॉडी। और जहाँ पे आप बैठोगे तो 110% डैम श्योर प्रेशर पड़ेगा ही पड़ेगा। और जिस व्यक्ति को बवासीर और जिस व्यक्ति को मस्सा या जिस व्यक्ति को ब्लडी पाइल्स है ना, उस व्यक्ति के लिए ना कांटों जैसी सिचुएशन लगती है वहाँ पे बैठना, कि मैं कैसे बैठूँ, मेरे को कांटे चुभ रहे हैं। बट द थिंग इज ही और शी कैन नॉट शेयर एट द मोमेंट। अब प्रोफेसर आके पूछ ले कि भाई तेरे को क्यों अनईजी लग रहा है, तू क्यों नहीं बैठ पा रहा सही तरीके से, क्या हो गया तेरे साथ, ही और शी वोंट टेल एनीथिंग। वो नहीं बता पाएगा कुछ भी, ना वो बता पाएगी कुछ भी। दोनों में से कोई, या लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, दोनों में से कोई इस चीज़ को शेयर नहीं कर पाता कि मेरे साथ समस्या ये हो रही है, अनईजी हूँ मैं, इस रीज़न की वजह से अनईजी हूँ मैं बैठने के लिए। और अब
अब समझ में आता है। जब उस चीज़ के बारे में एनालाइज करने में बैठती हूँ ना, जब मुझे ये समझ में आता है कि मेरे को किस तरीके से आप लोगों को चीज़ें शेयर करनी है, तो आई रिमेंबर दोज इंसिडेंसेस। मेरे को वो इंसिडेंसेस याद आते हैं, तब मेरे को लगता है कि हाँ शायद ये रीज़न होता होगा। उसके पर्टिकुलर एक स्टूडेंट हुआ करता था उस टाइम पे, मैं नाम नहीं लूँगी, एक फ्रेंड आज भी ही इज़ इन क्लोज टच, तो मैं नाम नहीं लूँगी, अगर उसने फेसबुक लाइव देख लिया तो पकड़ के मारने आ जाएगा वो। तो उस टाइम पे जब वो अनईजी रहा करता था, तो आज उसका रीज़न समझ में आता है। और आज जब बीइंग इन हेल्थ केयर सेक्टर, जब उससे बात करने की मैंने कोशिश की, तो हुई एक्चुअली सेड यस कि रीज़न पाइल्स ही था। रीजंस यही थे कि मैं इस वजह से नहीं बैठ पाता था। नो, पर तू किसी और को शेयर ना करना ये बात कि मुझे इस तरीके की समस्या है। अब ये चीज़ कैसे जनरेट हुई कि तू किसी और को शेयर मत करना कि मेरे को इस तरीके की समस्या है। मैं बताती हूँ आपको। 5 से 6 फ्रेंड्स के ग्रुप ने, मान लीजिए, एक प्लान बनाया कि चलो घूमने चलते हैं, मूवीज देखने चलते हैं, या लोनावला ट्रिप पे चलते हैं, या शिमला ट्रिप पे, वट एवर, वेयर एवर दे वॉन्ट टू गो और वट एवर दे वॉन्ट टू डू, वो एक प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के बाद में उसमें से एक व्यक्ति या एक फीमेल या एक मेल ऐसा ज़रूर निकल के आ जाएगा जब वो कहेगा कि मेरे को नहीं जाना यार। जो हमेशा प्लान का ना, जिसे कहते हैं सत्यानाश मारता है, इस तरीके का ज़रूर निकल के आता है कोई व्यक्ति कि मेरे को नहीं जाना है, मैं लंबा ट्रैवल नहीं कर सकता और मेरे को वॉमिटिंग्स होती है, मैं नहीं जाऊँगा, मेरे को क्यों लेके जाना चाहते हो, तुम लोग चले जाओ, मैं क्या करूँगा जाके। तो एक्चुअल में ये भी तो रीज़न हो सकता है कि शायद वो इसीलिए नहीं जाना चाहता हो। बेचारे से जब बैठा ही नहीं जाएगा तो वो कैसे ट्रैवल करेगा इतना लंबा? उसको कांटे चुभ रहे होंगे, नीचे से सुइयाँ चुभ रही होंगी अंदर से, तो वो कैसे इतना लंबा ट्रैवल करेगा? तो इट मेक्स सेंसेस। अगर आपको ऐसा कुछ मिले केस, तो आप ज़रूर जानने की कोशिश करिएगा, बात करने की कोशिश करिएगा। अब जो फीलिंग आती है, वो फीलिंग कहाँ से जनरेट होती है मैं बताती हूँ। जो ये बात आती है ना कि किसी और को शेयर मत करना, द रीज़न बिहाइंड दिस इज कि अब एक व्यक्ति, अगर मान लीजिए उस दोस्त ने अगर उस ग्रुप को बताया कि मेरे को पाइल्स का प्रॉब्लम है या मुझे बवासीर का, भगंदर का प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, तो आप क्या करेंगे? वो ग्रुप क्या करता है, जनरली टेंडेंसी ये होती है कि उसको पूछना ही बंद कर देंगे कि भाई तूने कहीं चलना है कि तू नहीं कहीं चलना। और भगवान की दया से 2 महीने में, 3 महीने में अगर वो कम्प्लीटली क्योर हो जाए, वो कम्प्लीटली ठीक हो जाए, तब भी उसको पूछा नहीं जाएगा ये सोच करके कि तेरे को बवासीर का इशू था। जब तूने ट्रैवल करना ही नहीं तो हम तुझे पूछे ही क्या? होगा क्या? वो व्यक्ति, वो मेल, वो फीमेल जनरली अंदर 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 घुटता रहता है, यही सोच करके कि शायद उसने उसको ना बताना हो, उसको नहीं बताना हो। अब अगर उनको बता दिया तो उसको ये चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, नहीं बताता तो उसकी हेल्थ का इशू था, वो ट्रैवल नहीं कर सकती या कर सकता, तब वो क्या करे? सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, प्लान चाहे आप कोई भी बना रहे हो, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कहीं आपके उस व्यक्ति से बात करिए डायरेक्टली जो ऐसा करता हो। अगर आपके सामने ऐसे कोई केसेस आते हैं तो यू कैन डायरेक्टली हैव अ वर्ड, और डायरेक्टली इस चीज़ को, जब ये ट्रीटेबल है, इजीली क्योरेबल है, तो इस चीज़ को क्यों नहीं ठीक किया जाए। सो ये एक फैक्टर था जो मेरी ऑब्जर्वेशन मुझे लगी और मैंने इसलिए आप उसे शेयर की। अब बवासीर 2 टाइप्स की जनरली होती है, जो कि ड्राई, जैसे आप मस्से वाली नॉर्मल एक बवासीर मानते हो, और दूसरी चीज़ होती है ब्लडी बवासीर, जिसमें क्या होता है कि आपकी अंदर की साइड पर मस्सा होता है या अंदर की साइड पे इन्फ्लेमेशन होती है जिसमें से ब्लड आ रहा होता है। तो 2 तरीके के डिफरेंट सिचुएशन होते हैं। अब सोचिए ये कि जिस व्यक्ति को ब्लडी बवासीर है वो तो कतई ट्रैवल नहीं करेगा, वो तो बिल्कुल ही मना कर देगा कि मैं जाऊँगा ही नहीं। और या वो लड़की जिसको इस तरीके का इशू है वो बिल्कुल ही मना कर देगी कि मैं जाऊँगी ही नहीं। तो या एक चीज़ यही आ जाएगी दिमाग में कि शायद इसके पीरियड्स चल रहे होंगे इसलिए मना कर देगी। मगर पीरियड्स के अलावा भी अगर उसको इस सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को वो शेयर कैसे करे? सो वहाँ पे एक एनवायरनमेंट की नीड है जहाँ पे हमें करना है ऐसा काम। और यही डरजुग 9 का फिनोमेना है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग यही कोशिश करते हैं कि उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आप लोगों तक पहुँचाएं जिन प्रॉब्लम्स को आप ये सोचते हो कि सोसाइटी में शेयर नहीं करना, सोसाइटी में बताना नहीं। अब टॉयलेट सीट पर बैठकर अगर उस व्यक्ति को इतनी अजीब फीलिंग हो रही है, उस व्यक्ति के लिए इतना मुश्किल हो गया है कि टॉयलेट सीट पर जाने से भी उसे डर लग रहा है एक्चुअल में, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप एक्सक्रीशन नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली आप बीमार हैं, आपके स्टूल्स नॉर्मल नहीं है तो आप बीमार हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो देखने को मिलती हैं सोशल सर्कल के अंदर, जब ऐसी चीज़ें आती है तो इसको एक तरीके से ना एम्बैरसिंग
क्राइटेरिया बना दिया जाता है उस व्यक्ति के लिए, विच इज़ अगेन वेरी रॉन्ग। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इस चीज़ को ठीक करना है, हमें व्यक्ति से बात करनी होगी अगर ऐसा कोई केस निकल कर आता है। सो देयर कैन बी अ गर्ल और अ मेल और बॉय विद यू जो ऐसा प्लान डिजास्टर करता हो, प्लान खराब करता हो, या फिर कुछ ऐसे हेजिटेशन या शर्माते हो बातें करने, तो उन लोगों से भी ये चीज़ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। अब जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो पाइल्स होती है, अगर तो आप उसको शुरुआत में, जैसे जब आपको लगे कि ब्लड आ रहा है या शुरुआत में आपको लगे कि कुछ मसला टाइप हुआ है आपको, तो शुरुआत में ही जब आप उसको कोशिश करते हैं ठीक करने, तो देयर इज ओनली वन पैथी या वन चिकित्सा विधि जो इस चीज़ के लिए कम्प्लीटली सही है, विच इज़ आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक एक सही तरीके की कैटेगरी है बवासीर के लिए। उस थॉट को क्यों लिखा जाता है दीवारों पे एक टीके में जड़ से खत्म, मुझे आज तक उसका लॉजिक नहीं समझ में आया, बट एक्चुअली में मेरे को ये समझ में आता है कि इस फिनोमिना से वो ये प्रमोट करते हो शायद कि दिस इज क्योरेबल, दिस इज ट्रीटेबल। कोई और चिकित्सा विधि इस कंडीशन के लिए कभी भी ये क्लेम नहीं करती कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जब सर्जरी केसेस आते हैं तो सर्जरी करने के बावजूद भी कई बार ये दोबारा भी हो जाती है, दोबारा से भी ऐसे इश्यूज हो जाते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें दोबारा होने की भी पॉसिबिलिटी दूसरी तरीकों की चिकित्साओं विधि से है, तो क्यों ना हम उसी विधि को अपनाएं और उसी सेफ विधि को इनफैक्ट अपनाएं जिस सेफ विधि से हमें कोई नुकसान ना हो। जब ऑब्वियसली जब बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, जब बहुत एक्सट्रीम बढ़ गया हो, जनरली क्या होता है थोड़ी बहुत होम रेमेडी करने की जो कोशिश करते हैं हम, होम रेमेडी में भी कई बार ये कंट्रोल हो जाता है। जैसे कुछ हर्ब्स जो होती है हमारे पास जनरली हमारे घर के अंदर होती है, जैसे आंवला है या फिर ब्लैक पेपर है, ये सारी चीज़ें जो होती है हमारी घर के अंदर भी होती हैं। बट जब आपको लगे कि इससे भी आपको कोई फायदा नहीं पहुंच रहा, 1 to 2 टाइम्स आप इसको सोचिए, लेकिन थर्ड टाइम इफ इट इज गोइंग ऑन लाइक दिस, तीसरी बार भी अगर यही चीज जा रही है, तो देन यू नीड टू गेट इट ट्रीटेड। आपको एक दवाई की ज़रूरत है, आपको स्टूल्स को नॉर्मल करने की ज़रूरत है, आपको आपके लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है, तब जाकर के आप बवासीर जैसी चीज़ों से छुटकारा पाने में 110% कामयाब है। मैं नहीं कह रही एवरी डॉक्टर इज सेइंग कि बवासीर इज ट्रीटेबल, इट इज़ क्योरेबल, बट डिपेंड्स ऑन कि आप उसको किस तरीके से कोशिश करते हो अपने शरीर से निकालने की। तो आयुर्वेदा के फिनोमिना पर ही सेजेस एंड सीड्स की कंप्लीट कैटेगरी है हमारी, और उस सेजेस एंड सीड्स की कैटेगरी का एक प्रोडक्ट है विच इज पाइलोटैब। पाइलोटैब वैसे तो सिंप्लीफाई नेम है, तो नाम से ही पता चल जाता है कि पाइलोटैब है, तो डायरेक्टली तो पाइल होगा। बट क्वेश्चंस यहाँ पे ये आते हैं कि पाइलोटैब अगर है तो कौन कौन सी पाइल्स के लिए दिस इज सपोर्टिव, फॉर एवरी पाइल, या फिर सिर्फ ब्लडी पाइल्स के लिए है, या फिर सिर्फ ड्राई पाइल्स के लिए। तो ऐसे तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को माइंड में रेज होते होंगे कि कैसे इसका करा जाएगा सोल्यूशन। तो लेट मी टेल यू वन थिंग विच इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव, और बहुत अच्छी न्यूज़ है ये कि पाइल्स की जो पाइलोटैब है दिस इज गुड फॉर एवरी केस, यानी ड्राई केस हो, ड्राई पाइल्स मस्से वाली नॉर्मली सिर्फ वही केस हो उसके लिए भी, एंड सेकेंडली जो ब्लडी पाइल्स होते हैं यानी कि खूनी बवासीर या बादी बवासीर, एक खूनी बवासीर, दो तरीके के टर्म्स आयुर्वेदा में यूज़ करते हैं इसके लिए। दोनों ही कंडीशंस के लिए दिस इज सुपर, दिस इज एक्चुअली सुपर। 90% केसेस में यू विल गेट द एब्सोल्यूट रिजल्ट्स, एक्यूरेट रिजल्ट्स, एंड यू विल फील गुड विद इन 4 to 5 days। 4 to 5 days में ही आपको ये चीज़ का, अगर ब्लडी पाइल्स है तो उसमें आपको रिलीफ दिखने लग जाएगा अपने आप में। बट इफ द केसेस आर टू मच सीरियस, तो सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन है। जो 10% बचे हुए केस हैं जिनका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिन्होंने कभी पहले डिस्कस नहीं किया, जिन्होंने कभी पहले इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया और सिर्फ यही कोशिश की कि जनरली यही बात सुनने को मिलती है ना बवासीर के केस में कि गर्म चीज़ें खाने से होती है, ठंडी खाते रहोगे तो ठीक हो जाओगे। ऐसा नहीं होता है। लाइफस्टाइल में देयर मस्ट बी ए बैलेंस, एक बैलेंस होना चाहिए। ना तो आप बहुत गर्म खा सकते हो, ना बहुत ठंडा खा सकते हो, ना बहुत खट्टा, ना बहुत कड़वा, बिकॉज अति हर चीज़ की खतरनाक होती है। आप कोई भी चीज़ की अति करोगे तो खतरनाक है। अब ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल बहुत वेट लिफ्टिंग जब करते हैं वहाँ पे भी आपकी बॉडी को स्ट्रेचिंग का खतरा होता है, आपकी बॉडी में पेन का खतरा होता है, तो उस टाइम पे आपको अपनी बॉडी के लिए अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स लेने पड़ते हैं, गेनर्स लेने पड़ते हैं, या फिर आपको जहाँ पे आपको सही वाइटामिन्स का रेशो मिले ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं ताकि आपकी बॉडी में ऐसा स्ट्रेन जनरेट ना हो, बॉडी में ऐसे इश्यूज जनरेट ना हो। इस तरीके की चीज़ें हम करते हैं। तो अगर आप ऐसे केसेस के अंदर भी ये चीज़ करते हैं तो ऑब्वियसली पाइल्स इज लाइक अ डिजीज जो लाइफस्टाइल की वजह से, बैड लाइफस्टाइल
अंदर बेसिकली करता है पाइलोटैब इसका सोल्यूशन। पाइलोटैब जब आप लेते हो तो पाइलोटैब लेने से यू विल गेट द रिजल्ट्स, और 2-3 डेज, एक्चुअली में 2-3 डेज इज फार इनफ आपको एक फील गुड फैक्टर देने के लिए। अब इसकी डोज आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। मैं जनरली डोजेस ना लिख लेती हूँ ताकि मैं किसी भी तरीके से भूलूँ नहीं आप लोगों से डोजेस शेयर करना। अच्छा, एक बहुत मेरे को बड़ी अच्छी चीज़ लगी, ये पता नहीं क्यों, बट हाँ शायद इसलिए कि मुझे लस्सी बहुत पसंद है। पाइलोटैब की 2-2 टैबलेट्स को आपको ना लस्सी या छाछ के साथ दिन में 3 बार लेना होता है। अब मेरे को तो लस्सी बहुत पसंद है, फॉर गॉड्स ग्रेस अभी तक तो ऐसा इशू नहीं फेस करना पड़ा, बट इन फ्यूचर इफ आई विल बी हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ दिस इशू तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू स्विच फॉर आयुर्वेदा। और मेरी फैमिली में भी किसी को इफ इट अकर्स तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट दिस। अब ये वाली जो चीज़ें हैं, जिस 2-2 टैबलेट आपको दिन में 3 बार कंज्यूम करनी है, एंड विद दही एंड लस्सी, आप जिसे छाछ कहते हो, बटर मिल्क, मट्ठा कहते हैं जिसे, और पता नहीं एन नंबर ऑफ टर्म्स इसके यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको यूज़ करना है। अब एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, जिनको भी ड्राई पाइल्स है यानी ब्लड नहीं आता, जिनके से मस्से वाला जो प्रॉब्लम है, उनको ना ऑइंटमेंट भी ज़रूर साथ में यूज़ करना पड़ेगा। सो पाइल्स ऑइंटमेंट इज़ ऑन द वे, जल्दी आप लोगों तक पाइल्स ऑइंटमेंट भी पहुंचने लग जाएगा। आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, तो आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा वो भी। तो ड्राई पाइल्स का जो केस आए, अब ऑइंटमेंट भी आप उसके साथ में ले लीजिएगा, और ऑइंटमेंट्स को भी ज़रूर आप साथ में यूज़ करिएगा ताकि आपको दोनों ही चीज़ों से रिलीफ मिले। इन्फ्लेमेशन जो अंदर से हो रखी है, जो रीजन्स टॉक्सिन्स जो इकट्ठे होकर के आपके लिए स्टूल्स का इशू क्रिएट कर रहे हैं, उसको भी नॉर्मलाइज करे पाइलोटैब। एंड बाहर जो मस्सा आपको हो रखा है, जो जलन कॉज करता है, बैठने में इतना प्रॉब्लम कॉज करता है, यानी कि मतलब एक नफरत हो जाती है पाइल्स वाले व्यक्ति को ना बैठने से, सीरियसली, और उन जगहों से जहाँ पे उसे ना टांगों को बिल्कुल जोड़ के खड़ा रहना पड़े। दिस इज एक्चुअली वेरी बहुत ज़्यादा पेनफुल चीज़ लगती है ये जो चीज़ें हैं। और लाइफ में एक बार ना हर किसी को इस चीज़ का फेस करना ही पड़ेगा, या फिर आप कह लीजिए कि कई बार क्या होता है कि जब हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है फीमेल्स के अंदर, तब भी कई बार ये इशू फेस करने को मिल जाता है कि खून रिसता रहता है, यूरिन जाते हैं वो तब भी रिसता रहता है, स्टूल्स होते हैं तब भी रिसता रहता है। तो इस तरीके के इशूज से आप लोग बच के रहिए, और पाइलोटैब आपको इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन देगा। एंड मिनिमम ड्यूरेशन टू यूज पाइलोटैब इज 1 मंथ। 1 मंथ आपको ज़रूर यूज़ करना है। यू विल गेट टू नो कि आपको किस तरीके का रिलीफ मिल रहा है, एंड एक्चुअली इट इज़ वेरी रिलीफ। लेट मी टेल यू, आयुर्वेदिक मेडिसिन है तो आयुर्वेद तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ही अच्छे रिजल्ट्स देता है, और साइड इफेक्ट्स नहीं कॉज करता, सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसका वो होता है। अब इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, पहले उसके बारे में बात कर लेती हूँ। सो इंग्रेडिएंट्स जो पाइलोटैब के हैं, चित्रक नाम का जो इंग्रेडिएंट है एक ये, नीम नाम का इंग्रेडिएंट है, कुकुंदर या मेजुआ फ्रेया जिसे कहते हैं वो है, और धमासा, दारू हरिद्रा, इस तरीके के जो नाम है, ये सारी की सारी हर्ब्स पाई जाएंगी पाइलोटैब के अंदर। जब भी आपको रिसीव होगा या परचेज करते हो तो आपको मिल जाएंगी ये सारी देखने को, ये डिफरेंट तरीके के इंग्रेडिएंट्स आपको मिलेंगे। अब आ जाते हैं क्या खाना और क्या ना खाना इज इम्पॉर्टेंट। देखिए, जब भी आयुर्वेदा में हम किसी चीज़ को लेकर आते हैं, आयुर्वेदा में हम लोग जनरली सोल्यूशन ओरिएंटेशन तो ऑब्वियसली चाहते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का ये कंसर्न है कि अगर वो कोई चीज़ ले रहा है तो उसका बेनिफिट उसे ज़रूर मिले, उसका फ़ायदा उसे ज़रूर मिले, और मेडिसिन यूज़ कर रहा है तो एक्चुअली उसकी प्रॉब्लम ट्रीट ज़रूर होनी चाहिए, एक्चुअली उसकी प्रॉब्लम से उसे रिलीफ ज़रूर मिलना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए पाइलोटैब इज़ मोर देन इनफ। पाइलोटैब एक पाइल्स इशू के लिए बहुत अच्छा मैं बोलूँगी कि सोल्यूशन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है जो आपको बहुत सपोर्ट करेगी, बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करने में हेल्प करेगी आपके इशूज़ को। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आप कर पाए तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, आपको और अल्टीमेट रिजल्ट्स मिलते हैं जब आप इन पॉइंट्स को फोकस करते हैं। तो जैसे कि आप क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते, ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है आपको समझने। तो क्या खाएं, खाने के मामले में सबसे ज़्यादा फोकस इसमें आप उन चीज़ों पर करिएगा जिससे आपको कब्ज ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो। जैसे पपीता होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, साग, पालक साग, ऑल दो आई हेट साग, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट स्टिल पाइल्स का इशू अगर होता है तो डेफिनेटली यू हैव टू ईट दिस। साग, पालक जैसी चीज़ें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फाइबरस फ्रूट्स जैसी चीज़ें, जैसे संतरा होता है, मौसमी होती है, बहुत अच्छे होते हैं ये आपकी हेल्थ के लिए इस इशू के अंदर में। और
छाछ, लस्सी, दही, ये सब चीज़ों का बहुत अच्छे से प्रयोग करिए और अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा हो सके कॉन्स्टिपेशन फ्री रखिए। अगेन आई एम टेलिंग, कॉन्स्टिपेशन फ्री रखेंगे तो आपको हाफ रिलीफ मिल जाता है उसी प्रॉब्लम से, क्योंकि मेजर कंसर्न पायलट आपका भी यही होगा कि आपके पहले स्टूल्स को नॉर्मल किया जाए, फिर आपकी इन्फ्लेमेशन, सूजन, ब्लड, इन सभी चीज़ों पर कंट्रोल किया जाए। अब क्या आपको नहीं खाना, जो आपको नहीं खाना है, नहीं खाने में आती है पूड़ी पराठा, बिल्कुल नहीं खाना। पूड़ी को बिल्कुल दूर से हाथ जोड़ दीजिए, पराठा बिल्कुल नहीं खाना है, लाल मिर्ची भूल के भी नहीं खानी है, लाल मिर्ची नहीं खानी चाहिए आपको जब भी आपको इस तरीके का इशू होता है तो। और आपको क्या क्या नहीं खाना है, बेसन एंड मैदा, ऑब्वियसली बेसन एंड मैदा भी आपको नहीं कंज्यूम करना है अगर आपको पाइल्स का इशू है तो दीज आर सम थिंग्स जहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि क्या आप खाओ और क्या आप नहीं खाओ, इन सभी चीज़ों का फोकस करिए। एंड पाइल्स इज लाइक अ प्रॉब्लम जिसको आप इजीली क्योर कर सकते हो, आई एम टेलिंग यू अगेन, बट एम्बैरसिंग फैक्टर को थोड़ा सा दूर रखिए और जहाँ पे आपको मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत होती है उस टाइम पे प्लीज़ सीक फॉर द एक्सपर्ट गाइडेंस, आप ज़रूर शेयर करिए। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो। वैसे तो मैंने ऐसा कुछ क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि छोड़ा होगा, बट स्टिल मैं देख लेती हूँ, अगर किसी का ऐसा कोई सवाल है तो उसका आंसर कर देते हैं। ओके ओके, सो ऐसा कुछ भी मेरे को क्वेश्चन नहीं है। इनफैक्ट आज मेरे पास फीडबैक बहुत आई है, बहुत अच्छे। आप अपनी अपलाइन से दर्जू 9 ट्रेनिंग पेज अप्रूव्ड करवा लीजिए। मैं ये समझ नहीं पाई, शायद ये किसी और को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मुझे नहीं कह रहे हैं। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फीडबैक्स यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने दिए हैं मुझे, थैंक यू सो मच। कोशिश करिए नॉनवेज जैसी चीज़ों को आप ना खाएं जब तक आपको ये सारी चीज़ों, ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो लाइट फूड होना चाहिए, क्योंकि पाइल्स के अंदर, पाइल्स में जितना लाइट फूड होता है उतनी इजीली वो कंज्यूम हो जाता है, और जितनी इजीली कंज्यूम हो जाएगा उतनी जल्दी आप लोग रिलीफ हो जाते हैं इस तरीके के। मिनिमम वन मंथ आपको ज़रूर लेना है, उसके बाद देखा जाएगा कि आपको रिलीफ किस तरीके का है, तब आपको डोसेस के बारे में गाइडेंस दिए जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीबडी, एंड आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो। और सिर्फ प्रोडक्ट की नहीं, फीडबैक आप अलग अलग चीज़ों की दे सकते हो। किसी प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में आपको बोलना हो तो भी आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। पैकेजिंग की कोई इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी हो, कोई भी तरीके का फीडबैक आपको देना हो तो आप मुझे फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। आई वुड लव टू हियर योर फीडबैक। चलिए, थैंक यू, आई विल सी यू विद इन नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन टुमारो। जूम मीटिंग पर हम लोग फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के साथ में। तब तक stay safe and try to eliminate this embarrassment factor from your end and from your group side as well. Take care and stay safe.